हेलो बालक, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में हो गए। तो चलिए, आप सबका स्वागत है। ये हमारा पहला क्लास है आज, राइट। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं एफएमएसएम का। ये आपका एफएमएसएम फास्ट ट्रैक बैच है, फोकस बैच, जो सितंबर 25 के लिए, राइट। और आप सबने उसी के लिए इनरोल किया हुआ है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको अपने चैट बॉक्स का यूज करना है, राइट। इंगेज करना है आपको लेक्चर के साथ। सबसे पहला रूल मैं आपको यही कहूंगा, एकमात्र रूल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आपको क्लास के साथ इंगेज करना है। व्हेनेवर आई आस्क एनी क्वेश्चन, आपको कोशिश करनी है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्लास को। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में एफएमएसएम भी कहा जाता है, तो दो तीन बहुत बुनियादी सवाल है जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला सवाल है कि क्यों इस पेपर को पास करना इतना मुश्किल हो रहा है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एफएमएसएम का वही हाल है जो इससे पहले ये एसएसएम और आईटीएसएम का हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में उछाल आया है एज कंपेयर टू दिस पेपर, एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न। ऐसा क्यों है ना। और खास करके तब जब एक पेपर जो है 50 मार्क्स का, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। एफएम की अगर हम बात करें तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब तक हमें पेपर बहुत इजी लगता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। हो सकता है ये बातें 2-4-5% स्टूडेंट पे एप्लीकेबल ना हो, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको फेस कर रहे हैं। इन सारी बातों को हम जिक्र करेंगे, इन सारी बातों के बारे में हमारी डिटेल डिस्कशन होगी इन ड्यू कोर्स, राइट। सो हम बात कर रहे हैं पेपर 6 की, और शॉर्ट में आप इसे एफएमएसएम बुलाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहला सवाल अब आपके सामने ये है कि क्या एफएम और एसएम में किसी तरह का कोई कनेक्शन है? तो जवाब है हाँ है, राइट। फाइनेंस और स्ट्रेटेजी, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हियर यू स्टडी अबाउट द फाइनेंस, और जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं हियर यू स्टडी अबाउट द स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी और फाइनेंस ना इनसेपरेबल है, आप इनको अलग ही नहीं कर सकते। ये हाईली इंटरवाइंड डिसिप्लिन हैं। और आपको आपको रेफरेंस आपको साफ साफ दिखेगा जब आप एसएम पढ़ रहे होगे, तो आपको मैं बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको रेफरेंसेस वहां दिखाई देंगे। और वाइस वर्सा आपको फाइनेंस पढ़ने के दौरान भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रेफरेंसेस आएंगे, राइट। अब इस पे डिटेल डिस्कशन भी हम वी विल डू लेटर ऑन, क्योंकि ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है बालक, और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम का भरपूर सेविंग हो, कम से कम समय में आप पूरा करें। इसीलिए जो भी बातें मैं करूंगा वो रेलेवेंट टॉपिक में मैं करता हुआ चलूंगा, आपको रिमाइंड करता हुआ चलूंगा कि देखो ये मैंने पहले बोला था, इसको मैं अब यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे अप्रोचेस की और हमारा सिलेबस किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। वी नो दैट एफएमएसएम 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 50 मार्क्स का आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 50 नंबर आपको कम से कम लाना है, 60 नंबर आपको कम से कम लाना है ना, 70 नंबर आपको कम से कम लाना है। कम से कम कितना लाना है वो आप पे डिपेंड करता है, और जितना कम से कम जितना लाना है ना आपको, आपका एटीट्यूड उसी के हिसाब से सेट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट क्या है। अगर हम बात करें एफएम की, तो आउट ऑफ 50 मार्क्स आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए ना, दैट शुड बी 45 प्लस। 45 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम। क्या ये स्कोर किया जा सकता है? मजे से किया जा सकता है, बहुत आसानी से आप इतना स्कोर कर सकते हैं, राइट। एसएम की अगर आप बात करें तो यहां आपका मिनिमम टारगेट 40 प्लस होना चाहिए। अब एसएम में 50 का टारगेट लेके मत बैठ जाना कि मैं तो 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊंगा, एसएम में बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। 100% थियोरेटिकल पेपर है, आपको 50 आउट ऑफ 50 आएगा ही नहीं, राइट। सो यहां 40 प्लस का टारगेट हमें रखना चाहिए, और एफएम में हमें 45 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। सो ऑल टुगेदर जो आपका टारगेट है दैट शुड बी 85 प्लस इन द पेपर। पेपर 6 में आपका जो मिनिमम टारगेट है वो 85 प्लस होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली योर एटीट्यूड शुड बी एडजस्टेड। अगर आप 85 प्लस का टारगेट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, आप मेहनत करने की कोशिश करोगे, और यही ये पेपर डिमांड करता है, यही रिक्वायरमेंट है इस पेपर की, राइट। जो हमारा अप्रोच ऑफ स्टडी होगा दैट विल बी सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। एज फार एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज कंसर्न, दोनों ही हाईली टेक्निकल पेपर है, दोनों में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जनरली कुछ बच्चे सक्सेस भी करते हैं ऐसे अप्रोच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सक्सेस नहीं करते, कि वो समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस याद करना है, कुछ टॉपिक्स को रट लो, एग्जामिनेशन में आंसर करेंगे, वी विल गेट मार्क्स। बट ये टोटली लक वाली बात हो जाती है कि क्वेश्चन फेवर किया तो ठीक है, वरना फेल हो जाएंगे। तो हमें हमें उस ट्रैप में नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, और साथ ही साथ कंटेंट पे हमारा कमांड होना चाहिए।
अगर एफएम में भी किसी तरह का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में 2 लाइन लिख सको, इतना कंटेंट तो आपके पास होना चाहिए। और एसएम में तो कंटेंट का ही गेम है, एसएम में तो आपका कंटेंट पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो हमारा अप्रोच क्या होने जा रहा है, बहुत क्लियर कट अप्रोच है हमारा, कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। दिस इज आवर बेसिक रूल ऑफ स्टडी, बेसिक अप्रोच ऑफ स्टडी, ठीक है। सो अब ये फंडामेंटल्स बातें जो आप ऑलरेडी जानते हो। बैच इंफॉर्मेशन की बात करो, बैच प्लानिंग की बात करो। सबसे पहली बात, आप एक बात को लेकर एश्योर्ड रहो कि क्या ये फास्ट ट्रैक है और इसमें आपने सर बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी एनरोल किया है, तो क्या इसमें सेलेक्टिव स्टडी होगी? तो जवाब है नहीं। 100% सिलेबस को हम क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। 100% सिलेबस को हम कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच में। सेकंड पॉइंट में आप ध्यान देना, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखता चलेगा इन ड्यू कोर्स, राइट। तो जब जो टॉपिक चल रहा होगा उसी समय मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि किस तरह से क्वेश्चंस को रेज किया जाता है। सो वी विल बी डूइंग दैट इन कोर्स। नंबर 3, our focus will be on CC, जो अभी हमने डिस्कस किया था। नंबर 4, टेस्ट्स। लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट्स होंगे, लेकिन टेस्ट्स होंगे और उसमें आपको 100% क्या करना है, अपीयर करना है, राइट। ये आपके लिए ही है, जाहिर सी बात है, आपको एग्जामिनेशन में जाना है तो टेस्ट आपको निश्चित रूप से अपीयर करना है, इंगेज करना है क्लास के साथ। जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि चैट बॉक्स में आपको इंगेज करना है, यू हैव टू गिव योर रिप्लाई, यू हैव टू आस्क योर क्वेरीज। अगर आप क्वेरीज नहीं पूछ रहे हो ना, अगर आपके दिमाग में डाउट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप बस देख रहे हो जी, आप बस कर रहे हो पूरा, राइट। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या करना है, डाउट्स क्रिएट होता है तो आस्क क्वेरी, राइट। और अगर नहीं क्वेरी आ रहा है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो कम से कम उस क्वेश्चन का जवाब दो। सो इंगेज विद द बैच। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे अभी जिस सीट पे मैं काम कर रहा हूं इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। हालांकि मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि आपके पास एक डेडिकेटेड नोटबुक होना चाहिए, जिस नोटबुक में आप जरूरत की चीजों को आप नोट करते हुए चलो, तो आपका एक समरी बुक बनता हुआ चला जाएगा। एज फार एज क्लास नोट्स आर कंसर्न, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको क्लासेस में मिलते रहेंगे, राइट। टाइमिंग जो है वो 7 PM टू 8:30 PM का होगा। मंडे टू सैटरडे आपका बैच होगा ये। कभी कोई क्लास अगर कैंसिल होता है किसी भी कारण से तो हम संडे को यूज करेंगे और हमारा बैच चलता रहेगा। सेल्फ वर्क में आपको कुछ कुछ दूंगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर आई एम गिविंग यू द सेल्फ वर्क, जनरली बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, सेल्फ वर्क है नहीं करेंगे, कोई बात नहीं चलेगा, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपका एग्जामिनेशन सितंबर में है, राइट। सो आप कुछ भी छोड़ोगे ना तो वो बैकलॉग होगा, जो बैकलॉग बाद में आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ वर्क व्हेनेवर आई एम असाइनिंग यू आपको पूरा करना है। तो ये तो हो गई आपके बैच इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग के बाद। रिसोर्सेज हम क्या यूज करने वाले हैं, आप सबको पीडीएफ बुक्स मिलेंगे, एफएम के भी और एसएम के भी, राइट। इरेस्पेक्टिव ऑफ ये जो बुक है ना ये टेक्स्ट बुक्स है, राइट। दीज आर व्हाट, टेक्स्ट बुक्स। और क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा ही, जो हैंड रिटन होगा, प्री हैंड रिटन होगा, तो वो जैसे ही जैसे क्लास होता रहेगा यू विल बी गेटिंग योर क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स ही आपका मेन आइडियल मटेरियल आप यूज करोगे, मुझे मालूम है। और पीडीएफ बुक्स भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। एमटीपीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट विल बी गिवन इन द क्लासरूम, राइट। सो मॉक टेस्ट पेपर्स जो होंगे हमारे वो आपको क्लासरूम में ही मिलेगा। हो सकता है मैं चैप्टर को कंबाइन करके दूं या सिंगल चैप्टर का दूं, दैट विल टोटली डिपेंड, राइट। सो एमटीपीज आपको क्लासरूम में मिलेगा और 3 सेट दूंगा मैं आपको फाइनल क्वेश्चन का, जो सितंबर 25 को टारगेट करके जो 3 सेट आपको मिलेगा क्वेश्चंस का, उन्हीं 3 सेट में से आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नजर आएंगे। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, एफएम की भी और एसएम की भी। तो ये 3 सेट हम बैच के एंड में डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी गिवन इन द क्लासरूम, दीज आर द रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू यूज, दैट्स इट। इसमें मैंने जैसा आपसे कहा कि क्लास नोट्स को प्राइमरीली आप यूज करोगे, एमटीपीज यूज होगा और 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर यूज होगा, और रेफरेंस मटेरियल में आपका पीडीएफ बुक काम आएगा, एफएम और एसएम दोनों का, ठीक है। शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, सर क्या हम पहले एफएम करेंगे पहले एसएम करेंगे? तो बालक इस बैच की एक खासियत है ना, आप बोरियत इससे भी बचोगे, आप मोनोटोनी भी क्रिएट नहीं होगा कि एक ही पेपर लगातार चला जा रहा है। तो इसको हम पैरेलल में करने जा रहे हैं। जैसे अगर हमने एसएम स्टार्ट किया, एसएम चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, तो फिर हम एफएम पे जाएंगे, एफएम के एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इसको हम इस तरह से करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि हम एसएम को छोड़ के एफएम पे जा रहे हैं तो एसएम से डिसकंटिन्यू हो गए, वो मैं नहीं होने दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो, राइट। सो हम पैरेलल में कवर करने जा रहे हैं, तो बहुत कम समय में हम क्या कर पाएंगे, एफएम एसएम दोनों को क्लासरूम में ही कवर कर लेंगे। सो बोथ एफएम एसएम विल रन इन व्हाट, पैरेलल। ये हो गया आपके बैचेस की बातें, है ना। बाकी कुछ बातें होंगी तो वो हम लोग करते रहेंगे आगे। जैसा मैंने आपको कहा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
सीधे मुद्दे की बातें करते हैं, इधर उधर की बातों करने का कोई फायदा नहीं है। वो तत्काल आपको मजा आएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, लेकिन बाद में फील होता है कि यार उतनी देर पढ़ लिए होते। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेपर 6A स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू, आप दो नोटबुक रखना, डेडिकेटेड नोटबुक, एक एसएम के लिए और एक एफएम के लिए। एसएम की नोटिंग एसएम में, एफएम की नोटिंग एफएम में। आपको सिर्फ वही नोटिंग करनी है जो आपको लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। और खास करके जब मैं पीवाईक्यूज का रेफरेंस दूंगा आपको चैप्टर्स में, तो उसकी तो आपको पक्का करके उसकी नोटिंग करनी है। व्हेनेवर आई एम मार्किंग सम क्वेश्चन एज ट्रिपल स्टार और डबल स्टार, तो उसको आप अपने नोटबुक में डाल सकते हो कि हाँ ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, है ना। सर ने इंडिकेट किया था क्लास में, तो आपका एक समरी नोट्स बनता चला जाएगा जिससे क्विक रिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। ये आपको क्लासरूम में ही करना है, क्योंकि जो मेन नोट्स है वो तो मैं आपको वैसे भी दे रहा हूं, उस पर तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अपनी समरी नोट्स आपकी क्लासरूम में बनती चली जाएगी, राइट। सेम आपको अप्रोच रखना है एफएम में भी। एफएम की थोड़ी मोटी बुक लेना है क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एसएम का आपका 100 पेजेस का अगर नोटबुक ले लो तो काफी है, मोर देन इनफ है, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर लोगे बाद में, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यू नो, जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा 50 मार्क्स का पेपर है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि जनरली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं एसएम को पढूं और एग्जामिनेशन में मुझे क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। बहुत सारे बच्चों को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एसएम को तैयार करते हुए देखा है, और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आप सीए क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आप, ये कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं है। क्या होता है मेडिकल इंजीनियरिंग में? आप एंट्रेंस निकालते हो, एंट्रेंस के बाद आप 4 साल 5 साल कॉलेज में रहते हो जहां आपको पढ़ाया जाता है। बट यहां ऐसा नहीं है, आपको सीखना भी है इसी ड्यूरेशन में, और एग्जाम भी क्रैक करना है आपको इसी ड्यूरेशन में। सो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एसएम को पढ़ना ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। आप आज शॉर्टकट लेके पास तो कर जाते हैं, बट आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। आपका जो चैप्टर अरेंज्ड है, 5 चैप्टर हैं आपके एसएम में, वो पांचों चैप्टर बहुत लॉजिकली अरेंज्ड है। आपको उनके सीक्वेंस को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो चैप्टर बाय चैप्टर, और हर एक कॉन्सेप्ट को आप कमांड कर सकते हो, और उस पर आधारित क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर सकते हो। बस आपको बने रहना है ना। क्लास बंक मत करना, हर एक कॉन्सेप्ट पे गौर से सोचना, और जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊं तो उस पर फोकस करना। देखना अपने आप क्लैरिटी आती चली जाएगी, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्ड है ना, तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? स्ट्रैटेजिक, है ना। तो स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट को हम ब्रेक करके समझ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक को अलग, मैनेजमेंट को अलग, ठीक है। लेकिन पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक फाउंडेशन क्रिएट करो। स्ट्रैटेजिक टर्म अगर आपको कहीं दिखाई दे, बाय लिसनिंग दिस वर्ड व्हाट कम्स इन योर माइंड, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो व्हेनेवर देयर इज अ टर्म स्ट्रैटेजिक, अब ये किसी भी शब्द के पहले हो, किसी भी शब्द के बाद में हो, या ये अकेला आपको दिख जाए स्ट्रैटेजिक, तो आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड ऑलवेज, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा अप्रोच करने के लिए। सो व्हेनेवर देयर इज अ टर्म स्ट्रैटेजिक, तो आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है। कौन सा रूल? गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, पहली बात मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि रूल एक जगह एप्लीकेबल है, दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट में एज इट इज क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या है ये गोल्डन रूल? देखो, सबसे पहले अगर कहीं भी टर्म स्ट्रैटेजिक आपको दिखाई देता है, इसका मतलब है इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। ये किससे कंसर्न्ड है? टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड है। इट मींस इफ समथिंग इज स्ट्रैटेजिक, इट इज कंसर्न्ड विद टॉप मैनेजमेंट। अब जब हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप जानते हो कि 3 मैनेजमेंट लेवल हमारे पास होते हैं। वी हैव द टॉप मैनेजमेंट, वी हैव द मिडिल मैनेजमेंट, एंड वी हैव द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से कंसर्न्ड होता है, कंसर्न्ड होता है। मैं ये नहीं कहता हूं 100% यही सब कुछ होगा, हम क्या कहते हैं? ये टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न्ड होता है, राइट। नंबर 2, it is always future oriented. If something is strategic, it means it is future oriented. So you are not talking about current, you are not talking about past, you are talking about future. Strategic management के through you shape your future.
राइट आप अपने फ्यूचर को शेप करते हैं, आप ग्रेजुअली इस पॉइंट पे आप जाओगे। सो इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इसका इंपैक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसीलिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं अभी बोलता हूं, उस पर ध्यान देना कि स्ट्रैटेजी जो है ना, उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रहेगा क्या बोलोगे, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So it is future oriented, it shows impact on the future of business, right? So it is always future oriented. अब यहां एक सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है, सो आर वी टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म? क्योंकि अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर की तरफ हम देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, तो आपको यहां बचना है। आप बोलोगे नहीं, व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रैटेजी इट इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रिंसिपल्स। तो ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, सर्टेनली हम शॉर्ट टर्म की भी बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की भी बात कर रहे हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड होने का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, राइट? तो यहां एक क्वेश्चन रखना है हमें, दैट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों एस्पेक्ट यहां इंक्लूड होता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन आप सीखोगे। एंड थर्ड इज इट इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि वी हैव द टॉप लेवल एंड द मिड लेवल एंड द लोअर लेवल। So whenever some decision is taken at top, it impact entire organization. तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा इफ समथिंग इज अ स्ट्रैटेजिक। अगर कुछ भी स्ट्रैटेजिक है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 गोल्डन रूल है, ऑलवेज कंसर्न विद टॉप मैनेजमेंट, ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है ना। क्या बोलोगे, ऑलवेज कंसर्न विद टॉप मैनेजमेंट, ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मेरे साथ 2 बार बोल दो, क्या दिक्कत है? टॉप मैनेजमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेड, entire organization involvement. Top management, future oriented and involvement of entire organization. These are the golden rules. अब इस गोल्डन रूल का मजा देखो, इसका कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना? नहीं है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? स्ट्रैटेजिक डिसीजन यानी कि डिसीजन से पहले स्ट्रैटेजिक आ गया। डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से हम एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन अगर यही डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजिक हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब ये कंसर्न हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट से, ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएगा और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। यस और नो? प्लानिंग की बात करो, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या रिसोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे असाइन किया जाए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे असाइन किया जाए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इस प्रक्रिया को हम प्लानिंग कहते हैं, राइट? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्लान। अगर यही प्लानिंग से पहले मैं स्ट्रैटेजिक वर्ड लगा दूं तो क्या हो जाएगा वो? फिर आप बोलोगे सर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो जाएगा। और जैसे ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगा 3 चीजें ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगी, कंसर्न विद टॉप मैनेजमेंट, ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? आप कहते हैं डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर, बड़ा बच्चे वाला डेफिनेशन है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। डूइंग राइट थिंग्स इन राइट मैनर इज मैनेजमेंट। और अगर इसी मैनेजमेंट के पीछे मैं स्ट्रैटेजिक वर्ड लगा दूं तो बन जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और यहीं से आपको एक बात ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर नॉट सेम, है ना? ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। हम आगे जाके इस पे भी डिस्कशन करेंगे। सो ये 3 हो गए आपके गोल्डन रूल्स, ध्यान में रखना है। स्ट्रैटेजी के बारे में मोटा मोटी आपको भी बस इतना दिमाग में रखना है कि दिस इज द ओनली वे टू विन द कॉम्पिटिशन। सो बिजनेस की अगर आप बात करो तो द कोर कॉन्सेप्ट इज द कंपटीशन, बिकॉज एवरी कंपनी ट्राई टू बिकम नंबर 1। आपको मार्केट लीडर बनना है, आपको नंबर 1 बनना है, और ऐसे सिचुएशन में यू विल हैव टू बीट योर कंपटीशन। सो दिस द ओनली वे टू विन ओवर द कंपटीशन एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी। सीखेंगे हम आगे ये क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें हमारे एसएम को चैप्टर 1 से, लेट से, इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस सम वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे, राइट? बस हम उसको क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके बारे में। एक जैसे मैंने कहा था आपको, हम फाउंडेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो देयर आर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस। हम बात करेंगे बिजनेस क्या होता है। देन वी विल टॉक अबाउट द कस्टमर, देन वी विल टॉक अबाउट द सेलर्स, देन वी विल टॉक अबाउट द मार्केट, इंडस्ट्री, देन वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन एंड द ग्रोथ। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, फिर हम जाएंगे और बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो ये 8 नंबर तक के पॉइंट को जब आप थॉरली कवर कर लोगे तो यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर पाओगे, राइट? वंस यू कैन टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी देन यू कैन मूव टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और फिर मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है।
जैसे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझ जाते हो, यू विल कम टू नो अबाउट द सिलेबस। आपको सिलेबस की ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द सिलेबस वी विल एंटर इनटू चैप्टर 1। ये इंट्रो क्लास है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, क्विकली डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, और देन सर्टेनली वी विल गो टू द सिलेबस। और आप देखोगे किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट से ही सिलेबस निकल के आ जाता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है, और हर एक बच्चे को इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। इसको अल्टर करना, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, अब बेवकूफी है सीए के एग्जामिनेशन में शॉर्टकट ढूंढना। सक्सेस रेट बहुत ही लो होता है, सक्सेस रेट बहुत ही लो होता है। अब मैं हमेशा बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरे बच्चे टॉप स्कोरर में हमेशा होते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू टू गो फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, स्टिक टू सीसी, कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट से बने रहो, ऑटोमेटिकली मार्क्स आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारे बेसिक टर्म्स को समझते हैं। राइट, क्विक डिस्कशन होगा, ज्यादा लेंथी डिस्कशन हमें यहां करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे और बार बार आपको इसके साथ डील करना है, तो एक क्लैरिटी आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। तो पहला टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बिजनेस। राइट, बिजनेस को कैसे समझे? हम कहते हैं सर बिजनेस को कैसे समझे? बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके, जैसे एक डेफिनेशन है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस, ऐसा भी डेफिनेशन है ना, बिजी रहना बिजनेस है ना। तो कहते सर बिजी रहना बिजनेस है, हम बोले हाँ। तो सर बहुत सारे निकम्मे भी बिजी रहते हैं, तो फिर वो भी बिजनेस कर रहे हैं। हम बोले कि हाँ बिल्कुल, बिजी रहना ही क्या है, बिजनेस है। एनीवे, सो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस को अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे सर बिजनेस जब भी होता है ना, तो कम से कम पहली चीज जो हमें समझ में आती है ना कि कम से कम इसमें दो पार्टीज होंगे, कम से कम दो पार्टीज होंगे तभी बिजनेस होगा। अब ये जो दो पार्टीज होते हैं सर, इसमें से एक होता है सेलर जो बेच रहा होता है, और एक होता है बायर जो खरीद रहा होता है। एक सेलर होगा और एक बायर होगा, तो कम से कम दो पार्टीज तो होंगे ही होंगे, तभी बिजनेस कैरी आउट किया जा सकता है। जहां एक कोई कुछ बेच रहा होगा, दूसरा कोई कुछ खरीद रहा होगा। दूसरा कंडीशन आप रखो बिजनेस का, आप कहना सर बिजनेस तभी कहलाएगा जब वहां म्यूचुअल बेनिफिट हो, यानी कि दोनों का फायदा हो। अगर दोनों का फायदा नहीं है ना, तो वो बिजनेस नहीं है। आप कहीं जा रहे थे और आपसे किसी ने बोला कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और आपने उसको 10 रुपए दे दिए, राइट। सो बदले में आपने कुछ चाहा क्या? नहीं चाहा, राइट। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो वन वे मूवमेंट है वो पैसे का, आपने दे दिया, दैट्स इट। क्या उसको हम बिजनेस के कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो जवाब है नहीं, उसको बिजनेस के कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो वो मुझे दुआएं देगा, तो अब तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो एज अगेंस्ट ऑफ मनी, तो दैट इज नॉट अ चैरिटी। अब ठीक है, ये सोचने वाली बात है, बट थियोरेटिकली हम जानते हैं कि क्या होता है भाई, कि अगर हमने किसी को पैसे दे दिए, राइट, तो इसका मतलब वो वन वे था, वो चैरिटी हो गया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट। अब टर्म की बात करो बिजनेस के, बिजनेस एज अ टर्म को हम कई तरह से यूज करते हैं। ये दो पार्टी के बीच के ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बिजनेस वर्ड का यूज करते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन लिखें, एंटरप्राइज लिखें, एंटिटी लिखें या बिजनेस लिखें, इट्स ओके, चलेगा। और दो पार्टी के बीच के ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिजनेस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जानते हो। हमने कहा दो पार्टीज होंगे या दोनों का क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट होगा। म्यूचुअल बेनिफिट क्यों होगा और कैसे होगा? हमने कहा सर देयर इज अ सेलर, अगर ये सेलर है, एंड देयर इज अ बायर, ये बायर है, तो बायर क्या कर रहा है? कुछ खरीद रहा है, और सेलर कुछ बेच रहा है। अब सवाल ये होता है कि क्या बायर, क्या सेलर ये डिसाइड करता है? टेल मी यस और नो, क्या ये सेलर ये डिसाइड करता है कि क्या बेचना है? क्या सेलर ये डिसाइड करता है कि क्या बेचना है? तो यस मत बोल देना गलती से, बोला नो, सेलर ये डिसाइड ही नहीं कर सकता है कि क्या बेचना है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्टीमेटली बेचना किसको है? इसे बायर को। तो इसे बायर को समझना होगा, इसे यह समझना होगा कि बायर के नीड्स क्या हैं, बायर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, और जो कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं उनका एनालिसिस इन्हें करना होगा। बायर्स को ही आप क्या कह रहे हो? कस्टमर्स कह रहे हो, इट्स द सेम थिंग, राइट। तो इन्हें कस्टमर एनालिसिस करना होगा, कस्टमर के बिहेवियर को समझना होगा, कस्टमर के नीड्स को समझना होगा, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को समझना होगा। तब जाके ये सेलर ये समझ पाता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तहत
सेलर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करके कस्टमर को बेचेगा। तो हमेशा याद रखना, इट इज नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु डिसाइड व्हाट टू सेल, बट एक्चुअली इट इज द कस्टमर हु डिसाइड्स व्हाट कैन बी सोल्ड टू देम। तो एज अ बिजनेस आप क्या बेचोगे ये कस्टमर ही डिसाइड कर रहा होता है। आगे आप इसको और डिटेल में देखोगे जब आप कस्टमर एनालिसिस को पढ़ोगे तो, राइट। सो बायर के क्या है, बायर के कुछ नीड्स हैं। अब बायर चाहता है कि उसका ये नीड सेटिस्फाई हो। बायर खुद सारे प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता, है ना, नहीं बना सकता ना। अब बायर को बहुत सारी चीजें चाहिए जो दूसरे सेलर से उसे खरीदना है। तो सेलर ने क्या किया, इस नीड को रिकॉग्नाइज किया, और इस नीड को रिकॉग्नाइज करते हुए सेलर क्या करता है, किसी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। प्रोडक्ट क्या है, हम कहते हैं जो टैंजिबल हो वो प्रोडक्ट होता है, और जो इनटैंजिबल हो उसे हम सर्विस बोल देते हैं। तो उस नीड को प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई किया जा सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज किया जा सकता है। तो सेलर ने क्या किया, पीडीटी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या सर्विस बनाया उस नीड को टारगेट करके, जो प्रोडक्ट या सर्विस उस नीड को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यानी कि ये क्या हो गया, तो आप कहते हैं सर ये हो गया आपका नीड सेटिस्फायर। इस प्रोडक्ट या सर्विस को हम क्या बोलेंगे, नीड सेटिस्फायर बोलेंगे। कस्टमर का नीड सेटिस्फाई कर रहा है, और चूंकि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई हो रहा है इसीलिए कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। कस्टमर जो अमाउंट पे करता है उसे आप क्या कहते हो, प्राइस। कस्टमर जो अमाउंट पे करता है उसे क्या कहते हो, प्राइस। तो अमाउंट का क्या मतलब हो गया, तो आप बोलोगे सर अमाउंट पेड टू प्रोक्योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए कस्टमर ने जो अमाउंट पे किया है उसे हम कहते हैं प्राइस। अब ये प्राइस कौन सेट करता है, क्या ये प्राइस बायर सेट करता है, जवाब है नहीं। प्राइस इज सेट बाय सेलर। प्राइस कौन सेट करता है, सेलर सेट करता है। सेलर ने अगर ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के बायर को बेचा तो क्यों बेचा, तो सेलर का अपना फायदा है। सेलर का फायदा क्या है, सेलर का ध्यान कहां है, सेलर की नजरें किधर है। तो आप कहते हो सर सेलर इज आइंग फॉर प्रॉफिट। सेलर का फोकस है प्रॉफिट पे। बायर का फोकस कहां है, आपने कहा सर बायर इज आइंग फॉर नीड सेटिस्फैक्शन। बायर का ध्यान है कि उसका नीड क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसका प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। सो बायर को चाहिए, सेलर को चाहिए प्रॉफिट। तो सेलर ने क्या किया था, सेलर ने क्या किया था, जो उसका पूरा कॉस्ट था उस पे उसने एक मार्जिन रखा, एंड उस कॉस्ट प्लस मार्जिन को उसने क्या बोला था, प्राइस। जिस प्राइस पे उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था मार्केट में, और वो प्राइस पे कौन कर रहा है, बायर। और जब ये प्राइस पे करता है तो इसमें ये जो मार्जिन है ये सेलर का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ये सेलर का प्रॉफिट हो जाता है। अब यहां बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कशन करी जा सकती है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। जैसे सबसे पहला, प्राइस कैसे सेट होता है सर, सेलर प्राइस को कैसे सेट करता है। सेलर अपनी मर्जी से प्राइस को सेट कर पाएगा क्या, जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, सेलर इतना जरूर चाहेगा कि जो उसका कॉस्ट है उस पर एक रीजनेबल मार्जिन उसको मिले। एक रीजनेबल मार्जिन उसको मिलना चाहिए, तभी उसके लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। द सेलर इज नॉट एबल टू जनरेट अ रीजनेबल मार्जिन, तो उस कंडीशन में वो डाइवेस्टमेंट करता है। आगे जाके आप एक स्ट्रैटेजी पढ़ोगे जिसको हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। और हम जब हम कहते हैं कि अगर मान लो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है एंड वी आर क्लोज टू ब्रेक इवन, या ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर भी है, तो भी हम कहते हैं यार वी हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी बट वी आर नॉट गेटिंग रिटर्न, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आरओआई। सेलर ने इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, मार्केट करने में और सेल करने में बहुत पैसा लगाया है, इसका इन्वेस्टमेंट है। सेलर क्या एक्सपेक्ट करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करेगा। और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, है ना, रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये आरओआई रीजनेबल नहीं है उस कंडीशन में सेलर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को बेचने की टेंडेंसी नहीं दिखाएगा। सो आप कहते हो कॉस्ट पे एक रीजनेबल मार्जिन जो होता है, वही रीजनेबल मार्जिन बेसिकली सेलर का क्या है, प्रॉफिट है। अब इसके अलावा, कॉस्ट एंड मार्जिन के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। वी विल टॉक अबाउट दैट एट लेटर स्टेज। दिस इज बिजनेस, दोनों का फायदा हो रहा है, एक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दूसरे का नीड सेटिस्फाई हो रहा है। इसी को आपने कहा कि बिजनेस दो पार्टी के बीच का इंटरेक्शन है जहां दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आ जाओ दूसरा कॉन्सेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर्स। बार बार ये टॉपिक आएगा, बार बार ये टॉपिक आएगा, कस्टमर, बिजनेस, कंज्यूमर्स, बार बार आएगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अभी क्लियर कर लो, आपको आगे इस पर ध्यान ही नहीं देना है। सर बार बार आएगा, हाँ भाई, रिपीटेडली आएगा, बार बार आएगा, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है ना, तो आपको रीड करने में, नोट्स को, बुक को, आपको जरा सी दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट उसको क्लियर करते हुए चले जाओगे। लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर्स। कस्टमर्स किसको कहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जो प्रोडक्ट को बाय करता हो उसको हम कस्टमर कहते हैं। जो प्रोडक्ट को बाय करे उसको हम कस्टमर कहते हैं, राइट।
और एक और टर्म है जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? तो आप कहते हो जो 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 प्रोडक्ट को कंज्यूम करे उसे हम कंज्यूमर कहते हैं, जो प्रोडक्ट को बाय करे उसे हम कस्टमर कहते हैं। तो कस्टमर का मतलब क्या हो गया? समवन हु बाइज द प्रोडक्ट, समवन हु बाइज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को बाय कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टमर कहते हैं। एंड व्हाट इज हु कैन बी सेड एज कंज्यूमर? आप कहते हो समवन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, समवन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे ये बताओ एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट कौन हुआ? अब क्या बोलोगे? सर इसका मतलब हुआ कंज्यूमर इज द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या हो गया? एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। कंज्यूमर क्या हो गया? एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। तो कस्टमर समवन हु बाइज द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर समवन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। अब देखो, अब सवाल यहां क्या आता है कि क्या एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है? क्या हो सकता है कि एक ही आदमी जो कस्टमर है वही कंज्यूमर हो? तो आप बोलोगे हाँ पॉसिबल है, अ कस्टमर में भी ए कंज्यूमर। क्या एक कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है? आप बोलोगे हाँ सर ये भी पॉसिबल है, अ कंज्यूमर में भी ए कस्टमर, अ कस्टमर में भी ए कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी ए कस्टमर। आप बाहर जाते हो, आपने एक चॉकलेट खरीदा, खुद ही खा लिया, तो आपने खरीदा, कस्टमर थे, खुद ही खाया, कंज्यूमर बन गए, तो आप ही कस्टमर हो, आप ही कंज्यूमर हो। अब पापा ने अपने बेटी के लिए एक चॉकलेट खरीदा, राइट, तो पापा ने खरीदा, बेटे ने खाया, सो पापा क्या बन गए? कस्टमर, बेटा क्या बन गया? कंज्यूमर। अ कस्टमर में भी ए कंज्यूमर, अ कंज्यूमर में भी ए कस्टमर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए अ कस्टमर इज एसेंशियली अ कंज्यूमर, अ कस्टमर इज एसेंशियली अ कंज्यूमर, अ कंज्यूमर इज एसेंशियली अ कस्टमर, तो आप डिफर कर जाना। आप बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, एसेंशियल वर्ड क्यों ला रहे हो आप? जरूरी नहीं है, मे बी मे नॉट बी, राइट। तो आप क्या कहते हो? अ कस्टमर may be a consumer and vice versa, and vice versa, ठीक है। बस यहां क्या याद रखना है? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नॉट एसेंशियल। एसेंशियल नहीं है, मे बी, कस्टमर में बी ए कंज्यूमर, कंज्यूमर में बी ए कस्टमर, बट इट इज नॉट एसेंशियल कि ऐसा होगा ही। ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे, राइट। सो समवन हु बाइज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज customer and someone who consumes the product is called as consumer, and user of the product is what? Consumer। अब देखो दो बिजनेस सेटअप्स की बात कर लेते हैं यहां कस्टमर कंज्यूमर के सेंस में। एक होता है B2B और एक होता है B2C। अब इन दोनों सेटअप में क्या होता है ना? अगर B2C की B2B की बात करो तो यहां जो सेलर है और एक बायर है, तो हम कस्टमर के कॉन्सेप्ट पे तो हमारा फोकस यहां है। तो ये जो सेलर है ये कोई बिजनेस होता है, यानी कि किसी तरह का एंटिटी होता है। सम ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिंग, ये क्या होता है? किसी तरह का एंटिटी होता है। तो B2B इसीलिए कहा गया बिजनेस। तो बिजनेस ने बेचा और बिजनेस ने ही खरीदा। यहां जो कस्टमर है ना वो बिजनेस है, वो भी एक एंटिटी है। एक एंटिटी बेच रहा है, दूसरा एंटिटी खरीद रहा है। इसका मतलब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यानी कि पहले एंटिटी ने जिसने बेचा उसका काम दूसरा एंटिटी अपने प्रोसेसिंग में करेगा और उसके मदद से वो फाइनल प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेचेगा। यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ सेटअप वेयर सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो ऐसे सेटअप को अपन बुलाते हैं B2B। तो यहां क्या हुआ? इसने इसको बेचा, तो किस तरह का प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गया? तो हम कहते हैं सर दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यानी कि एंटिटी वन इज नॉट सेलिंग द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज सेलिंग द इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट एंड दैट विल बी फर्दर प्रोसेस्ड बाय द एंटिटी टू व्हिच इज बायर। तो ऐसे सेटअप को हम कहते हैं B2B। अब यहां क्या खास गौर करने वाली बात है कि कस्टमर एक बिजनेस है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है नंबर्स को। जब इस तरह का सेटअप होता है, B2B का सेटअप होता है, उस कंडीशन में जो बायर्स हैं, बायर्स का लिमिटेड नंबर आपको दिखाई देगा, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स। बायर के नंबर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ बायर्स और कस्टमर्स। ये B2B सेटअप में जो कस्टमर्स हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है रिस्क कंपैरेटिवली, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो और लिमिटेड सेलर है, लिमिटेड बायर है, लिमिटेड सेलर बेच रहा है, लिमिटेड बायर खरीद रहा है, राइट। ये तो इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया आपका। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि B2B सेटअप में जो कस्टमर बिजनेस होता है उसकी संख्या सीमित होती है, संख्या कम होती है। इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा इसके बार्गेनिंग पावर पे।
इसीलिए आप बोलोगे कि चूंकि नंबर ऑफ बायर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसीलिए B2B सेटअप में जो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर होता है, बार्गेन करने की जो ताकत होती है वो हाई होती है। यहां यानी कि B2B सेटअप में कस्टमर ज्यादा बार्गेन कर सकता है फॉर प्राइस एंड क्वालिटी। बार्गेनिंग किसके लिए की जाती है? प्राइस एंड क्वालिटी के लिए बार्गेनिंग की जा सकती है। अब अगर ये ध्यान में है तो यही कॉन्सेप्ट उठ के चला जाएगा हमारा 5 फोर्सेस मॉडल में। जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे तो 5 फोर्सेस मॉडल में एक फोर्स होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और जब हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को पढ़ेंगे तो वहां हम इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि B2B सेटअप में जब नंबर ऑफ कस्टमर्स लिमिटेड होता है उस कंडीशन में कस्टमर का बार्गेनिंग पावर हाई होता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन भी हाई होता है। तो ध्यान में रखना है। B2B सेटअप की बात करें, B2B सेटअप में क्या होता है? सेलर जो होता है वो तो बिजनेस होता है। सेलर कौन होता है? बिजनेस होता है, यानी कि एक एंटिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल कर रहा है। और बायर कौन होते हैं? तो यहां जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे आपने टूथपेस्ट बेचा, आप एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, आपने टूथपेस्ट बेचा, तो आप क्या हो रहा है कि मास जो जनता है इंडिया की वो आपके टूथपेस्ट को परचेज कर रही है। दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट एंटिटीज, वो कंपनीज नहीं है। और आप जो गुड्स बेच रहे हो वो फाइनल गुड्स है। तो सेलर क्या कर रहा है? बायर को बेच रहा है, और ये क्या है? आपका फाइनल गुड्स है जो अल्टीमेटली किसको बेचा जा रहा है? कस्टमर्स को, बायर्स को बेचा जा रहा है। और बायर्स क्या है? इंडिविजुअल्स है, यानी कि नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ बायर्स इस केस में क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड या ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स। और जैसे ही ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स होगा, इसका मतलब इन बायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी? आप बोलना कि सर बार्गेनिंग पावर विल बी लो, क्योंकि बार्गेन तब करोगे ना जब आपकी संख्या कम होगी। अब बहुत ज्यादा संख्या में हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप कंपनी को जाके बोलोगे मैं 10 रुपए का टूथपेस्ट नहीं लूंगा, मुझे 9 रुपए में दो, कंपनी बोलेगा नहीं लेना है मत लो, और लोग हैं वो ले लेंगे, राइट। लेकिन B2B सेटअप में ऐसा नहीं होता, प्रेशर चला जाता है सेलर पे कि इतने ही तो बायर हैं। और अगर वो सारे बायर ने मिलकर कार्टेल फॉर्म कर दिया, जो होता है एग्जैक्टली यहां क्या होता है, ये बायर क्या फॉर्म करते हैं? ये बायर कार्टेल फॉर्म कर देते हैं, और ये कार्टेल फॉर्म करके प्राइस एंड क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या B2C में कार्टेल फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बायर्स कैसे हैं? इंडिविजुअल बायर्स हैं। तो ये आपकी बात हो गई कस्टमर्स एंड बायर्स की। फिर आता है कस्टमर एंड बायर को समझने की बात। इसीलिए बिजनेस को क्या करना होता है? अपने कस्टमर्स को समझना होता है, बट अल्टीमेटली यू आर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। इसके लिए आपको कस्टमर को एनालाइज करना होता है। यू हैव टू डू कस्टमर एनालिसिस। आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा, कस्टमर के नीड्स को समझना होगा, कस्टमर के बिहेवियर को समझना होगा। तो कस्टमर एनालिसिस होता है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस होता है, दैट यू विल हैव टू डू। तो ये एनालिसिस के चैप्टर में आप इस कस्टमर को थॉरली एनालाइज करोगे, है ना। डिफरेंट टेक्निक्स आप सीखोगे कि किस तरह से हम कस्टमर को एनालाइज करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कौन? कस्टमर। वी आर डन विद द कस्टमर, वी आर डन विद द सेलर एज वेल। सेलर हु समवन हु सेल्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेलर। जो बेच रहा हो उसको क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। तो नंबर 3 इज सेलर। सेलर कौन हो गया? हु सेल्स द प्रोडक्ट या ऑफर्स द प्रोडक्ट टू कस्टमर। कस्टमर फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस। एक प्राइस के लिए वो क्या करता है? अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है किसे? बायर को, कस्टमर को। तो उसे हम क्या बुलाते हैं? सेलर बुलाते हैं। नंबर 4 एंड नंबर 5, हम इन दो को एक साथ लेके चलेंगे हम। नंबर 4 इज योर मार्केट एंड नंबर 5 इज योर इंडस्ट्री। तो वी हैव टू सी द मार्केट एंड द इंडस्ट्री। तो नंबर 4 क्या हो गया आपका? मार्केट, एंड नंबर 5 हो गया आपका इंडस्ट्री। इन दोनों को क्या करो? साथ में देखो, मार्केट को और इंडस्ट्री को, ठीक है। Now let's talk about this. What is market and what is industry? Right? So market के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि what is market। जैसे आपके सामने सवाल आता है कि मार्केट क्या होता है बताओ, तो आप कहना मार्केट हम सेट ऑफ बायर्स को कहते हैं, सेट ऑफ कस्टमर्स को मार्केट कहा जाता है, सेट ऑफ कस्टमर्स को मार्केट कहा जाता है, राइट। एंड इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है, सेट ऑफ सेलर्स को इंडस्ट्री कहा जाता है। तो सेट ऑफ बायर इज मार्केट एंड सेट ऑफ सेलर इज इंडस्ट्री। अब होता क्या है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नीड है कस्टमर्स की, जैसे हम कहते हैं क्लोथिंग की बात कर लो अब, या जीन्स की बात कर लो, तो जीन्स इज अ काइंड ऑफ क्लोथिंग।
अब लोगों को जीन्स परचेज करना है, तो जो लोग जीन्स पहनते हैं, उसको बाय करते हैं, तो वो जो सेट ऑफ पीपल है ना, वो जीन्स का मार्केट हो गया, राइट। और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो उस प्रोडक्ट को बना के बेचती हैं। तो जो कंपनीज उन प्रोडक्ट को बना के बेच रही है ना, तो उन कंपनीज को अगर आप इकट्ठा करके देख लो तो वो आपका इंडस्ट्री हो गया। तो गारमेंट इंडस्ट्री की अगर हमने बात कर दी, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो लोग खरीद रहे हैं वो सेट ऑफ पीपल क्या हो गए, मार्केट हो गए, और जो कंपनीज गारमेंट में डील कर रही हैं वो क्या हो गए, वो सेट ऑफ इंडस्ट्री हो गया, और सेट ऑफ सेलर इंडस्ट्री हो गया। जो कंपनीज जो कस्टमर्स आईटी प्रोडक्ट को बाई करते हैं वो आईटी इंडस्ट्री का मार्केट हो गया, और जो कंपनीज आईटी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बना के सेम सेट ऑफ कस्टमर को बेच रही हैं, उन सेट ऑफ कंपनीज को आप क्या कहते हो, इंडस्ट्री कहते हो। तो वो हो गया आपका आईटी इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री का मतलब हुआ सेट ऑफ कंपनीज हु आर सेलिंग सेम और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और मार्केट का मतलब हो गया सेट ऑफ बायर। अब इसका मतलब ये हो गया कि हर एक इंडस्ट्री का अपना मार्केट होगा, यस और नो, यस, हर एक इंडस्ट्री का अपना मार्केट होगा। अब इस बात को ध्यान से सुनो, इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक कंपनी का एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। तो इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक कंपनी का अगर दो प्रोडक्ट है तो यह भी पॉसिबल है कि दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट हो, दोनों प्रोडक्ट का अपना मार्केट होगा। हर एक बिजनेस का अपना मार्केट होता है, हर एक प्रोडक्ट का अपना मार्केट होता है। वो मार्केट का मतलब है हम रेफर कर रहे हैं उन सेट ऑफ बायर्स को जो उस प्रोडक्ट के, जिनको नीड है, जो उसको खरीदना चाहते हैं, जिनको डिजायर है उस प्रोडक्ट को परचेज करने का, वो हो गया उसके लिए मार्केट। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना मार्केट होगा, हर एक बिजनेस का अपना मार्केट होगा, एंड विद इन बिजनेस ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट मार्केट आपको देखने को मिले, राइट। सो व्हाट इज मार्केट, आपने कहा सेट ऑफ बायर्स, सेट ऑफ बायर्स को हम क्या कह देते हैं, मार्केट कह देते हैं। एंड व्हाट इज इंडस्ट्री, सेट ऑफ सेलर्स, सेट ऑफ सेलर्स। अब यहां क्या याद रखना है, हु सेल सेम और सिमिलर प्रोडक्ट, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट टू सेम सेट ऑफ कस्टमर्स, टू सेम सेट ऑफ कस्टमर्स, टू सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, मैं ये आपको लिखवाऊंगा नहीं, पूरा नोट्स में क्लासरूम में नहीं लिख रहा हूंगा, ये बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैं लिखना को मैंने प्रेफर किया ताकि आप इसको देखो, आपके दिमाग में ये छप जाए, राइट। आगे जब बढ़ोगे आप तो वो प्री रिटन होगा, हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे, राइट। अभी एग्जांपल इंक्लूड करने का भी सही टाइम नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम कॉर्पोरेट एग्जांपल्स डील करने जा रहे हैं अपने क्लास में, राइट। तो सेट ऑफ सेलर्स को हम क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री। जैसे हमने कहा सर हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर लो, आप इसमें आईटी कंपनीज होंगी। ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लो, ऑटोमोबाइल की, इसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज होंगी, ऑटोमोटिव कहते हैं इसको हम, राइट। सो लाइक वाइक एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर लो, इसमें एजुकेशन कंपनीज होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट। सो हेल्थ केयर की बात कर लो आप, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर लो, हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर लो, होटल वगैरह आ गए। तो इस तरह से आप कहते हो सर डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं हमारे पास। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर लो। सो इंडस्ट्री का मतलब ही होता है सेट ऑफ सेलर जो सिमिलर प्रोडक्ट में या सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं, और मार्केट का मतलब होता है सेट ऑफ बायर्स। अब मार्केट पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। अगर आप मार्केट पे जरा पहले फोकस करो, तो मार्केट का हमने कह दिया सेट ऑफ बायर्स, राइट। तो क्या मार्केट में सेलर नहीं होता, ये डाउट आना चाहिए दिमाग में, क्या मार्केट में सेलर नहीं होता। तो अब आपको दिमाग में एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ रखनी है कि ऐसा होता है कि हम किसी फिजिकल लोकेशन को, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को मार्केट कह के बुलाने लगते हैं। आप सबके शहर में, आप अलग अलग शहर से बच्चे हो ना, आप सबके शहर में कुछ ना कुछ मार्केट होगा, आप उसको जगह के नाम से उस मार्केट को बुलाते होंगे, राइट। जैसे कुछ कॉमन मार्केट्स में बताता हूं, एक होता है जैसे मंगल बाजार। तो अब मंगल मार्केट जो होता है वो हर एक शहर में आपको मंगल को या कभी कहीं किसी शहर में गुरु बाजार के नाम से सुनने को मिलेगा, और सो ऑन। तो यू विल फाइंड दैट सच काइंड ऑफ मार्केट इज बेसिकली कंसर्न्ड या स्पेसिफाइड बाय अ प्लेस, और वो प्लेस के नाम से ही बुलाया जाता है। तो वहां तो सेलर भी होता है ना सर मार्केट में। अगर हम बाहर गए, हमने कोई सामान खरीदा, तो दुकानदार भी है, मैं भी हूं, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको मैं मार्केट बुला रहा हूं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट कैन बी डिफाइंड इन ज्योग्राफिकल टर्म, और अगर मार्केट को ज्योग्राफिकल टर्म में डिफाइन किया जाता है तो उसको हम ज्योग्राफिकल मार्केट कहते हैं या मार्केट प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल मार्केट कहते हैं। लाइकवाइज आज की डेट में ऑनलाइन मार्केट इज प्रोमिनेंट, वी नो दैट। सो अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करें, मार्केट ओवर इंटरनेट को हम ऑनलाइन मार्केट कहते हैं।
जहां बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बायर्स को, बायर्स वहां भी जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं सेलर्स के साथ। तो मार्केट को ज्योग्राफी से डिफाइन किया जा सकता है, तो आप बोलोगे यस, डिफाइंड बाय ज्योग्राफी। अगर मार्केट को ज्योग्राफी से डिफाइन किया जाए तो इसको बुलाया जाता है ज्योग्राफिकल मार्केट। ज्योग्राफिकल मार्केट, एमकेटी मतलब मार्केट या मार्केट प्लेस, या इसको आप मार्केट प्लेस बुला सकते हो। मार्केट ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पे जो मार्केट है हमारा, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन मार्केट, उसको हम कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केट या मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट या मार्केट प्लेस। और भी बहुत सारे मार्केट आपको दिखाई देंगे, है ना, जैसे शेयर मार्केट, नाम सुना है इसका, शेयर मार्केट। क्या होता है शेयर मार्केट में? तो शेयर ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? यहां शेयर ट्रेडिंग करते हैं हम, शेयर को सेल परचेज करते हैं। अब मछली मार्केट की मैं बात नहीं करने जा रहा हूं और सब्जी मार्केट की मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, है ना। फिश मार्केट भी होता है ना, वहां मछलियां खरीदी बेची जाती हैं। और वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, आप सब्जियां खरीदते हो। तो मार्केट को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है इसके बाद, बट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज मार्केट इज सेट ऑफ बायर्स। इसीलिए मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या नहीं होंगे, जरा सोचो। इफ मार्केट इज सेट ऑफ बायर्स, तो बायर्स में तो सर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, राइट। जैसे देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लो, सो एक कार जो है वो लेट्स से स्कॉर्पियो भी है, और एक कार जो है वो सिडान में भी कोई कार है, और एक हैचबैक भी है। सो वी हैव अ हैचबैक, वी हैव सिडान, वी हैव एसयूवी। तो क्या सारे कस्टमर सभी कार को पसंद करते हैं? जवाब है नहीं, सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। और ये कहां से आप इसका आइडिया लेके आओगे? जब आप इसको एनालाइज करोगे, बायर्स को स्टडी करोगे, जो अभी हमने प्रीवियसली आपसे कहा था कि कस्टमर्स एनालिसिस हमें करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से हम समझ पाते हैं कि कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स क्या है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करते हैं। तो ये जो सेट ऑफ बायर्स है ना, इसको आपको डिटेल्ड में स्टडी करनी होगी, और यहीं से आपको अपने मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलेगा कि जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना पाओगे, राइट। बात करो इंडस्ट्री की, हमने क्या कहा? इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो सेट ऑफ सेलर्स को हमने कह दिया इंडस्ट्री, जिसमें जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो सेम या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को बेच रही होती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के फर्म्स आपस में क्या हो गए? कंपीटिंग फर्म्स हो गए ना। ये आपस में क्या हो गए? कॉम्पिटिटर्स हो गए, क्योंकि इनका मार्केट सेम है, वो सेम सेट ऑफ बायर को बेच रहे हैं, और मल्टीपल फर्म्स है, सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो गए? ये आपस में कॉम्पिटिटर्स हो गए, राइट। और इसी इंडस्ट्री में इन्हीं कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको क्या करना होगा? फाइट करना होगा टू गेन द पोजीशन ऑफ नंबर 1, टू बिकम द मार्केट लीडर, एंड फॉर दैट पर्पस यू विल बी नीडिंग समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो इंडस्ट्री एनालिसिस भी बहुत वाइटल हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, उस इंडस्ट्री का नेचर कैसा है, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के चांसेस कितने हैं, उस इंडस्ट्री का लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, ये आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है आप उस इंडस्ट्री में रहोगे या नहीं रहोगे, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। अगर मान लो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ सेलर इन द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसके बीच की फाइट भी उतनी इंटेंस होगी, और अगर इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, प्रॉफिट के चांसेस कम होंगे। तो हो सकता है आप उस इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाओ। जब आप स्ट्रैटेजी पढ़ोगे ना, तो हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे कि भाई इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्लेयर ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हाई है, एग्जिट कर जाओ, यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, और अपन डाइवेस्ट करके बाहर निकल जाएंगे। तो वहां डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हम पढ़ लेंगे, राइट। सो दीज थिंग्स वी विल बी यूजिंग एट लेटर स्टेज, तो अभी ध्यान में रखना है। तो ये सब आपस में क्या है? ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले सारे फर्म्स चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर उनको मिले। जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो जाएगा उसको मार्केट लीडर कहा जाएगा, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होगा उसको मार्केट लीडर कहा जाएगा, या नंबर 1 फर्म कहा जा सकता है, राइट। तो दिस इज योर इंडस्ट्री। तो कहां तक आ गए हम? इंडस्ट्री तक आ गए। क्या क्या देखा हमने? हमने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखा,
राइट. सो नाउ वी हैव टू सी द कंपटीशन, देन वी हैव टू सी द ग्रोथ एंड देन वी हैव टू सी द प्रॉफिट. चलो इसको देखते हैं, कंपटीशन को, ग्रोथ को, प्रॉफिट को. नंबर 6 इज कंपटीशन, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. सो अगर हम कंपटीशन, ग्रोथ एंड प्रॉफिट की बात करें तो इसको अगर हम देखें, देखो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा कंपटीशन का मतलब होता है सेम मार्केट प्लेस में जब एक से ज्यादा कंपनीज कंपीट करती है. कहने का मतलब ये है, लेट्स से दिस इज अ सेम सेट ऑफ बायर्स, ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल सेलर्स. तो देयर आर मल्टीपल सेलर्स, हम ऐसे एज्यूम करते हैं, मान लो 3 कंपनीज. अब ये तीनों कंपनीज क्या कर रही हैं, सेम सेट ऑफ बायर्स को टारगेट कर रही हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, और ये तीनों चाहती है कि कस्टमर इनके प्रोडक्ट को बाय करे, राइट. तो ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, दिस ऑल आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. ये सब आपस में क्या हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए. अब आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन भी हो सकता है. इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन का डिटेलिंग वी विल डू एट लेटर स्टेज. अभी बस ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिशन में भी डायरेक्ट और कॉम्पिटिशन में भी इनडायरेक्ट, दोनों तरह का कॉम्पिटिशन हो सकता है. डायरेक्ट कॉम्पिटिशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन भी हो सकता है. इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग देखेंगे. सो अगर मान लो दिस इज यू, और आप अगर नंबर 1 बनना चाहते हैं, मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों को क्या करना होगा, डिफीट करना होगा. एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव योर स्ट्रैटेजी. और रूल बहुत सिंपल है, टू विन द कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी यूनिक. आपको क्या होना होता है, यूनिक होना होता है, जो आप आगे डिस्कस करोगे व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रैटेजी. तो अभी कंपटीशन को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को आपको इंडस्ट्री में जानना होगा. अब जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन क्या है, क्योंकि उसके आधार पे आपके डिसीजंस होंगे. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी टेकिंग योर डिसीजंस. सो you have to analyze the competition, you have to see the nature and strength of competition. Nature and strength of competition. आपको कंपटीशन के नेचर एंड स्ट्रेंथ को समझना होता है, जिसके लिए आपके पास 5 फोर्सेस मॉडल होता है, जो आप आगे पढ़ोगे. 5 फोर्सेस मॉडल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन को समझ सकते हैं. एंड इसको समझने के बाद ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो कंपटीशन का सीधा सीधा मतलब है, एक से ज्यादा कंपनीज क्या कर रही है, कंपीट कर रही हैं फॉर सेम सेट ऑफ बायर्स फॉर द सेम मार्केट. हर एक कंपनी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे, हर एक कंपनी की कोशिश होती है कि नंबर 1 पोजीशन को अचीव करे. अब सवाल यह है कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन इज बैड, राइट? कंपटीशन इज बैड फॉर बिजनेस और नॉट, राइट? अब इस बात, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, आप देख रहे हैं कंपटीशन को और आपने समझा कंपटीशन क्या होता है इन नटशेल, और देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिनेरियो. एक हो गया आपका कस्टमर. तो कंपटीशन को हम देखेंगे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से. एक हो गए आपके कॉम्पिटिटर्स, कंपनीज. हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे किसको, कंपटीशन को, ठीक है. सो नाउ सी दिस, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपटीशन इज गुड. कंपटीशन क्या है, अच्छा है. क्यों ऐसा है, जरा सोचो. वाई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन इज गुड? क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना डाउनवर्ड प्रेशर आएगा प्राइस पे और अपवर्ड प्रेशर आएगा क्वालिटी पे. क्योंकि अगर राइवलरी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो हर एक फर्म चाहेगी कि कस्टमर उसको खरीदे. तो ये वो कैसे रियलाइज कर सकती है, या तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाए या अपने प्राइस को कम करे या दोनों करे. यही विकल्प है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. तो दोनों ही सिचुएशन में कस्टमर का फायदा है. तो कंपटीशन जितना ज्यादा होगा कस्टमर के लिए उतना फायदेमंद सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. तो कंपटीशन इज गुड फॉर कस्टमर. अब टॉक अबाउट द कंपनी. क्या कंपनी के लिए कंपटीशन इज बैड? आप कहना है नहीं, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई, इन दैट केस आपका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज होता है, नो डाउट अबाउट दैट. बट एट द सेम टाइम ये फर्म्स को मोटिवेट करता है टू इंप्रूव. क्योंकि अगर इंटेंस कंपटीशन है तो आपका परफॉर्मेंस सुपीरियर लेवल का होना होगा, तभी जाके आप मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाओगे. तो उस कंडीशन में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे प्रेशर आता है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने का, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का.
तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है, किसके लिए? कंपनी के लिए भी। सो हम कहते हैं यस, फॉर कंपनी ऑल्सो इट इज गुड टू सम एक्सटेंट। सर्टेन लेवल तक ये क्या रहता है? ये गुड रहता है कंपनीज के लिए भी, अप टू सर्टेन लेवल, राइट? अब गुड क्यों है? तो आप कहते हो क्योंकि ये मोटिवेट करता है, मोटिवेट टू इंप्रूव क्वालिटी, मोटिवेट टू इंप्रूव क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एक्सेट्रा। क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इसको इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये कंपनी के लिए भी बैड नहीं होता, कंपनी के लिए भी गुड होता है। लेकिन यही कंपटीशन हिंड्रेंस भी तो क्रिएट कर रहा है कंपनी के लिए, यही कंपटीशन कंपनी के लिए हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रहा है। इसी कंपटीशन की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, इसी कंपटीशन की वजह से आपका कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपको एडवर्टीजमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। इसी कंपटीशन की वजह से आपको अपना प्राइस कट करना पड़ रहा है, यानी कि आपका मार्जिन फॉल हो रहा है, राइट? तो ये आपको प्रॉब्लम भी तो दे रहा है। अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाता। तो क्या कंपटीशन इज अ बैड लक? कंपटीशन इज अ बैड लक? कंपटीशन इज अ बैड लक? क्या ये खराब किस्मत है कि आप कंपटीशन में फंस गए? क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होता तो उस कंडीशन में एज अ कंपनी आपके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता ना। कंपटीशन ही नहीं है, मोनोपोली है भाई, अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करो, अपने हिसाब से क्वालिटी सेट करो, बेचो। क्योंकि कंपटीशन तो बैड लक हो गया। आप बोलना नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कंपटीशन इज नेवर बैड लक। कंपटीशन कभी बैड लक नहीं होता। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एवरी बिजनेस हैज टू गो थ्रू इट। क्योंकि जरा एज्यूम करो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या आप कंपटीशन से बच पाए हो? क्या जवाब है नहीं। आपने स्कूल में कंपटीशन देखा है ना, आपने बोर्ड्स में कंपटीशंस देखे, अब आप सीए में आए तो आपने फाउंडेशन में कंपटीशन देखा, आप इंटर में कंपटीशन देख रहे हो। यू विल हैव टू फेस द कंपटीशन एंड सेम अप्लाइज फॉर द बिजनेस एज वेल। इट शुड नेवर बी कंसीडर्ड एज अ बैड लक। आप बोलोगे इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड एवरी बिजनेस विल हैव टू गो थ्रू इट। आपको इसको फेस करना होगा और इसी के थ्रू आपको अपना रास्ता बनाना होगा। आप बोलोगे फॉल्स है, आपने कहा फॉल्स, नो, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एवरी बिजनेस विल हैव टू गो थ्रू द कंपटीशन, इट्स नॉट अ बैड लक। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हो गए कंपटीशन से रिलेटेड। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कंपटीशन एनालिसिस हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी बात आएगी, डिफरेंट टूल्स की बात आएगी कि कैसे हम कंपटीशन को गेज करें, कैसे हम कंपटीशन को समझें। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। आ जाओ नंबर 7, ग्रोथ, एंड नंबर 8, प्रॉफिट। अब इस बात को समझो आप, ग्रोथ का मतलब क्या है? किसी भी बिजनेस का ग्रोथ का मतलब क्या है? क्योंकि ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। कोई हर एक बिजनेस क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है। हर एक बिजनेस ग्रोथ को अचीव करना चाहता है। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है बिजनेस का। तो ग्रोथ हम कैसे समझें? क्या ग्रोथ हम सिर्फ प्रॉफिट से समझें? तो मुझे पता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। तो जैसे ही आपने बिजनेस लॉन्च किया तो पहला चैलेंज आपके सामने आता है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सर्वाइवल के बाद सेकंड आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जो आता है प्रायोरिटी में, दैट इज स्टेबिलिटी। तो अब आपको अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करना होता है। व्हाई स्टेबलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल? बिकॉज इन द केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन, जब प्रॉब्लमेटिक एनवायरमेंट आता है आपके सामने, चीजें बदलती हैं, आपके हिसाब से नहीं रहती, उस कंडीशन में क्या आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा? तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू स्टेबलाइज योर बिजनेस। तो सेकंड जो प्रायोरिटी में आता है वो आता है स्टेबिलिटी। पहला हो गया सर्वाइवल, सेकंड हो गया स्टेबिलिटी। देन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि वेदर यू आर एबल टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि रीजनेबल प्रॉफिट आना जरूरी है, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ आरओआई। तो अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस से मुझे 2% का रिटर्न आ रहा है, और उतने ही पैसे को अगर मैं किसी दूसरे एवेन्यू में इन्वेस्ट कर दूं, वहां से 5% का रिटर्न आएगा, तो बताओ आप में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे? आप तुरंत बोलोगे ना सर इस बिजनेस से पैसा निकाल लो, क्योंकि इधर से आपको 2% का ही इंटरेस्ट रिटर्न आ रहा है, जबकि दूसरी जगह अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो आपको 5% का रिटर्न आ रहा है, तो 5 वाले में इन्वेस्ट करो ना। इट्स ऑल अबाउट आरओआई, बिकॉज एज अ प्रमोटर आपने जो प्रोडक्ट या बिजनेसेस लॉन्च किए हैं, उन बिजनेसेस को आप देखते हो एज अ लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन प्रोडक्ट में, उन बिजनेसेस में, एंड सर्टेनली यू विल एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट का की इच्छा होना ये नेचुरल है। सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस रन नहीं होता, बट ये ऑब्वियस रीजन है कि बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। सो ग्रोथ क्या सिर्फ प्रॉफिट कमाना है? अब आपको यहां डिस्टिंक्शन कर देना है, बोलना है नहीं, सर्वाइवल स्टेबिलिटी के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है तो 90% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। ट्रस्ट मी, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, इफ द कैश फ्लो इज पॉजिटिव प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होती है। जैसे ही कैश फ्लो नेगेटिव होता है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो आपने कहा प्रॉफिट अर्न करने के बाद द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द ग्रोथ। फिर बिजनेस ग्रो करना चाहता है। जैसे आपके पास सरप्लस कैश आएगा, आप डाइवर्सिफाई करने की बात करोगे, आप नए ब्रांचेस खोलने की बात करोगे, नए वर्टिकल्स में जाने की बात करोगे, अपने मार्केट को एक्सपैंड करने की बात करोगे, दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन। सो ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रॉफिट का बढ़ना नहीं है। अगर मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है, अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है वो भी ग्रोथ है, अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है वो भी ग्रोथ है, अगर मेरे बिजनेस का साइज बढ़ रहा है वो भी ग्रोथ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर मार्केट शेयर बढ़ा, अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ा, बिजनेस का साइज बढ़ा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा, तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना? कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल, वो तो कंडीशनल है। बट हां, इन जनरल प्रॉफिट पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, वो अलग चीज है। बट दोनों को अलग करके रखो। आप बोलोगे प्रॉफिट के टर्म्स में भी ग्रोथ हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टर्म में भी ग्रोथ हो सकता है, सेल्स वॉल्यूम के टर्म में भी ग्रोथ हो सकता है, बिजनेस के साइज में अगर को हम इंक्रीज कर पा रहे हैं तो उस टर्म में भी ग्रोथ हो सकता है। तो ग्रोथ कई टर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है, एंड ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट कमाना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ग्रोथ लेना भी क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस के लिए। ग्रोथ किस टर्म में हो सकता है? तो इन टर्म्स ऑफ आपने कहा प्रॉफिट, सेल्स, साइज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा, किसी भी टर्म में, टैंजिबल इंटैंजिबल टर्म में आपका ग्रोथ हो सकता है। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं रीजनेबल होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं, तभी हम अपने ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, राइट। तो दीज आर द ग्रोथ एंड द प्रॉफिट। इतना अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल दिमाग में रखो, दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर रखना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ कई टर्म्स में हो सकता है, प्रॉफिट का मतलब हमें दिमाग में लेके चलना है भाई रीजनेबल प्रॉफिट, है ना। रीजनेबल प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आरओआई का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि पैसा लगाया है भाई तो उतना तो रिटर्न चाहेगा ना, जितना वो सेटिस्फैक्टरी हो, है ना, जिससे वो बिजनेस को भी ग्रो कर सके और जो प्रमोटर्स हैं उनको भी कुछ मिल सके। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस रीजन है कि उसकी वजह से प्रॉफिट का एक रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट होना बहुत ही एसेंशियल है और ये बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस इज योर प्रॉफिट। सो ये आपके हो गए 8 पॉइंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं किसकी? स्ट्रैटेजी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करने के साथ हम क्या कर पाएंगे? अपने चैप्टर 1 को स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा वो बस फंडामेंटल्स था बालक, है ना। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा वो बार बार रिपीट होगा। जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आप उतना अच्छा कर पाओगे एग्जामिनेशन में। इंट्रोडक्शन को हम यही रोक देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट, राइट। अभी हमें स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन भी है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ कवर करेंगे, सिलेबस को देखेंगे और फिर हम चैप्टर 1 से कंटिन्यू कर जाएंगे, राइट। तो शाम में आपका क्लास है, आपको क्या करना है? क्लास को लाइव में ज्वाइन करना है, राइट। और हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने के बाद वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हार्डली 2 से 2.5 क्लासेस हमारे जाने वाले हैं और जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा वी विल मूव टू द FM चैप्टर, राइट। सो ये हमारा पैरेलल में दोनों सब्जेक्ट चलता रहेगा, राइट। और कनेक्टिविटी की चिंता मत करो, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कनेक्टिविटी में मेंटेन करता हुआ चलूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, राइट। आपका काम क्या है? एक डेडिकेटेड नोटबुक होना चाहिए एसएम के लिए, एक डेडिकेटेड नोटबुक होना चाहिए एफएम के लिए। बहुत कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन 100% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आपकी समरी नोट्स मेरे साथ साथ बन जानी चाहिए, इसके लिए आपको फोकस्ड रहना है, राइट।
चलो स्टॉप हियर टुडे एंड सी यू इन इवनिंग इन लाइव क्लास 7 PM हमारा शार्प टाइमिंग है, उसी टाइम में आपका बैच स्टार्ट होगा, राइट। आपके कोई फ्रेंड या कोई भी जानकार जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो फ्री वाला ऑप्शन था वो ऑप्शन अब बंद हो चुका है, बाकी दोनों ऑप्शंस ओपन है। आप जानते हैं देयर वर 3 ऑप्शंस, है ना, बाकी दोनों ऑप्शंस में बच्चे एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो निश्चित रूप से रेफर करिएगा बैच को, करेक्ट। सी यू इन इवनिंग, थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।